ब्रेक के बाद हाजिर है चुनाव मतलब एनडीटीवी और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत। एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स का निचोड़ हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। अलग अलग सर्वे एजेंसी हैं, अलग अलग दावे हैं। ज्यादातर सर्वे एजेंसी को आप देखेंगे तो कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन इशारा उनका झुकाव एक ही तरफ। और हम आपको यह भी कह दें साफ साफ, जिसे आप डिस्क्लेमर भी कह सकते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ आपके इसे आप मनोरंजन कहिए, इसे आप कहिए कि एक अनुमान के लिए कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो ये कि जो सर्वे एजेंसी सर्वे करके लाई हैं, एग्जिट पोल्स लाई हैं, उसका निचोड़ हम आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। और उसमें बात बड़ी साफ अमृत कि तीसरी बार फिर हमको मोदी सरकार नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल है वो तो यही कह रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि अब भी जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कांग्रेस इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी खेमे में एग्जिट पोल के आने के बाद खुशी है और जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे। और अब बड़ी बात यह है कि इससे पहले के चुनावी नतीजों को हम देखें या उससे पहले के चुनावी नतीजों को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें सरप्राइज कर रहा हो। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार में मेहनत की है, या बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये स्टार प्रचारक के तौर पर उस लिस्ट में। और इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई राज्यों में ये जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो एक इंपैक्ट नजर आया। दूसरी बड़ी बात जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, बीजेपी ने वो मुद्दे जो बीजेपी लेकर आती है उसके बाद उसके रिएक्शन के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मुद्दे सामने आए। एक बड़ा सवाल मुझे ये लगता है सर कि क्योंकि 10 साल में जनता ने भी ये देखा है कई जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सीट थी, उन्हें ये लगा कि हमने किसी को जिताया है, हमने किसी को वोट दिया है, हमारे एमपी हैं, लेकिन सरकार में बीजेपी है तो उसका वो इंपैक्ट नहीं नजर आता, या चीजें ऐसा होता है कि चलिए आप सरकार में नहीं है, एक भेदभाव जैसी चीजें भी कई बार इसके आरोप भी सामने आए हैं। तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिससे इन 10 सालों में पब्लिक ने बहुत उसे समझा है, या फिर एक मुकम्मल सरकार की जो बात होती है इसे समझाने के लिए हमारे पास एक पैनल भी है। अमृत, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से केदार सिरोही जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केदार सिरोही जी, प्रेम व्यास जी, सबसे पहले केदार जी आपके पास आ रहा हूं। केदार जी, जाहिर बात है कि मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपको कैसा लग रहा है, लेकिन हां ये जरूर पूछूंगा कि जब 23 के विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो उस वक्त आपको शायद कम से कम एग्जिट पोल्स देख के खुशी हो रही हो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के लिहाज से। तब आपने शायद मान भी लिया हो कि एग्जिट पोल ठीक ही बता रहे हैं, हुआ कुछ और। इस बार के एग्जिट पोल को देखकर आप क्या कह रहे हैं? कुछ जरूरी है क्या? जी देखिए, एग्जिट पोल वालों का काम है, उन्होंने अपना एग्जिट पोल दे दिया है। उनका अपना एक सर्वे साइज है, उनका अपना एक मैकेनिज्म है। हम लोग उनके मैकेनिज्म के हिसाब से उन लोगों ने दे दिया है। हमारा जो अपना मैकेनिज्म है, हमारा अपना सर्वे साइज है, जो हमारे वोटर है, जो हमारी पार्टी के जो मेंबर है, उनके हिसाब से हम लोग अच्छा खासा करने जा रहे हैं। ये आंकड़े ठीक है, मतलब एग्जिट पोल वालों को मैं नाराज नहीं करूंगा, उनकी बात जो उन्होंने कही है, उनके टारगेट ग्रुप पे जो जिन लोगों ने ये वोट किया है वो ठीक है, उनके हिसाब से हो सकते हैं। पर हमारे हिसाब से जो है हम लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि हम दो आंकड़ों में आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अच्छे रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव था वो बहुत ही दिलचस्प चुनाव मध्य प्रदेश का रहा है। इसमें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके प्रति बहुत नाराजगी रही है। ऊपर जो मोदी जी थे वो मुद्दों पे नहीं थे। जो मध्य प्रदेश में नारा दिया था मोदी के मन में, मध्य प्रदेश एक्चुअली मध्य प्रदेश के मन में मुद्दे रहे। और हमारे जो नेता हैं, देखिए इस बार थोड़ा सा जी समझने की जरूरत है। पिछले बार जो लीड थी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा थी, इस बार लीड नीचे आ रही है, बहुत ज्यादा नीचे आ रही है। और हमारी जो विनिंग है वो कम है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हम 5 लाख 4 लाख से नहीं है, पर हमारी विनिंग है, अच्छी खासी सीटों पर हम लोग विन करने जा रहे हैं। और आप 4 तारीख को देखिएगा, हम 4 तारीख को फिर साथ मिलेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, बस 3 दिन का फासला है। मैं लौटता हूं आपके केदार जी। प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं और आपने एक अच्छी बात कही। आपने कहा कि आप पोल एजेंसियों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने अपने आंकड़ों से आपको नाराज किया है कि नहीं? हालांकि आपको देख के लग नहीं रहा। नीलेश भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। नीलेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम व्यास जी आपके पास जा रहा हूं। प्रेम जी,
सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है कि आंकड़े तो आपकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। 400 पार का नारा दिया था, वो तो खैर देखिए अंदर से आप भी जानते होंगे कि बड़ा मुश्किल है तीसरे टर्म की सरकार में, तब जबकि हर सरकार के साथ, हर टर्म के साथ एंटी इनकम्बेंसी चलती है। लेकिन क्या वाकई इतना भरोसा था कि 350 के आसपास एनडीए को मिल सकती है सीटें? 2019 का वो नतीजा रिपीट हो सकता है? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और दूसरी जो बात है एंटी इनकम्बेंसी की, ये 10 सालों के बाद पहली सरकार जो है जिसके लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है। निश्चित रूप से जो कार्य किए थे वो धरातल पर है। और अगर हमने 2014 के चुनाव की बात करी थी, उससे ज्यादा जो है मतपत्र और सीटें हमको 2019 में मिला, तो निश्चित रूप से हमने जो 10 वर्षों में सतत विकास के कार्य करे हैं, उसके बाद आशान्वित होकर हम कह सकते थे कि हम जो है 400 पार, और लगभग जो है पिछली बार 303 सीट है, उसके पूर्व में अगर आकलन करेंगे तो कम सीटें, लेकिन 303, तो 303 के बाद हमने कहा है कि हम 350 से ऊपर या 350 से 70 के बीच में जो है लाने का कार्य करेंगे। दूसरी बात है कि जो जितने भी सर्वे चल रहे हैं, निश्चित रूप से सभी चैनल्स का, सभी सर्वेस का सम्मान है, क्योंकि वे धरातल पर उतरकर आम जनता के मध्य में जाकर जो है सर्वेस को प्रदर्शित करके कठोर परिश्रम के बाद ये कार्य करते हैं। पर चूंकि हमने कार्य करा, हम इन सर्वे से 25 से 30 सीटें अतिरिक्त मानकर चल रहे हैं जो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ठीक है, नीलेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीलेश, अगर हम रायपुर की बात करें तो क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि अब तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सामने हैं और इसे लेकर तमाम चर्चा और सोशल मीडिया के जरिए चीजें तो लोगों तक पहुंच ही गई हैं, तो क्या रिएक्शन हम समझे? देखिए, जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, खासकर कांग्रेस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की ओर से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में अभी अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई सारे एग्जिट पोल ने दावा किया है कि 11 की 11 सीटें जो है वो कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है। वो एग्जिट पोल जो है वो उसको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हो या फिर अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात कर ले। लेकिन सबके सब जो है वो इस बात को, अच्छा नीलेश, आप तो इतने टाइम से देख रहे हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अच्छा अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो जितने लोग आज ये बीजेपी में छत्तीसगढ़ में मान रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल हुआ, ये एग्जिट पोल, तो जब तब क्या कह रहे थे ये, जब 23 में एग्जिट पोल आ रहे थे उस वक्त तो कांग्रेस लीड कर रही थी, तब क्या कह रहे थे उस वक्त? तब यही नेता जो आज कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो इनके अनुमान के मुताबिक ही है, उनका ये कहना था कि एग्जिट पोल को वो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पर उन्होंने काम किया है, ग्राउंड पर जनता जो है उनके साथ नजर आ रही है। और एग्जिट पोल के जो नतीजे थे बिल्कुल विपरीत थे, जो कि उस समय भी नजर आए थे। तब इन्हीं नेताओं का ये कहना था कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कई एग्जिट पोल फेल हुए हैं, ये एग्जिट पोल फेल होगा और नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, जो कि हुआ। लेकिन अभी क्योंकि इसके पीछे आसिफ एक बड़ा दूसरा तर्क भी है, जैसे अगर हम लोग जब बात कर रहे थे 6 से 7 बजे के शो में, जब मैं और आप जुड़े हुए थे आसिफ, तो आपको ध्यान होगा कि 6:35 के आसपास मैंने भी एक आकलन बताया था कि मेरा जो अपना आकलन है वो भी यही कह रहा है कि या तो अगर मोदी का फैक्टर काम किया है, और सिर्फ मोदी का फैक्टर, जिस पर कि छत्तीसगढ़ में मोदी वर्सेस कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बीजेपी के किसी प्रत्याशी का अगर सिर्फ एक सीट की बात छोड़ दे, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल, तो उनके अलावा कोई प्रत्याशी को लेकर चर्चा नहीं कर रहा था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात हो रही थी। तो वैसे में 11 की 11 सीटें पूरी मोदी के साथ यानी कि बीजेपी के साथ जा रही हैं। लेकिन अगर जो दूसरे फैक्टर जो कि चुनाव यात्रा में हम लोग को सामना जिनका करना पड़ा, जो लोग खुलकर बोल रहे थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, या संविधान बदलने को लेकर बात हो, या फिर स्थानीय स्तर पर एक दो मुद्दे हो, तो उसमें अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये एग्जिट पोल जो है वो सही में बदलेगा और कम से कम 4 से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी रिजल्ट के साथ। लेकिन ये तब होगा जब मोदी के अलावा दूसरा फैक्टर वोट में तब्दील हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि 11 की 11 सीटें होती हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, आगे देखने को मिले। बहरहाल जी, प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रकाश जी, आप एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ अभी उम्मीद जो बची हुई है लोगों में, उसे क्या कहेंगे आप?
उम्मीद बची हुई मतलब कांग्रेस के लोगों में जो उम्मीद बची हुई है उसमें कितनी उम्मीद बाकी है, ये सवाल है। प्रकाश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद म्यूट है सर, एक बार अनम्यूट कर ले आप। ठीक है प्रकाश जी, इस पर प्रकाश डालें। हाँ आ जी गया है। जी डालिए सर, प्रकाश डालिए थोड़ा सा। देखिए, जो ये आंकड़े अभी जो सामने आए हैं, जो सारे सभी मीडिया हाउसेस जो अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आकलन रहा है, उनके जो रणनीतिकारों का आकलन रहा है, उसी के अनुरूप आ रहे हैं। और ये जो 400 पार के नारे की बात की थी, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है और वो फिर से तीसरी बार सरकार में आती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि उसका दावा था। इसलिए और ये एग्जिट पोल एक चीज की और इशारा करते हैं कि ये जो पूरा चुनाव था, ये पूरा चुनाव मोदी जी के इर्द गिर्द लड़ा गया और इस चुनाव में एक ही मुद्दा था, या तो आप मोदी के साथ हैं या आप मोदी के विरोध में हैं। और ये आप अभी जो भी परिणाम दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, ये बिल्कुल अपेक्षित परिणाम है। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह का आकलन मीडिया में भी है, जनता में भी है और राजनीतिक दलों में भी। जी प्रकाश जी, मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं केदार सिरोही जी के पास जा रहा हूं। केदार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वजह से, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता आए, लेकिन आप आए, अच्छी बात है, और आपने अपनी बात भी रखी। हम ये तो चाह रहे थे कि कोई ना कोई यहां पर हो, फिर बाद में कई बार हम पे ही कह देते कि आपने कांग्रेस वालों को बुलाया नहीं। हम अब आए नहीं, आप आए, तो इसीलिए मैं आपका विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। केदार जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक सीट ऐसी रही जहां ऐन चुनाव से पहले आपका प्रत्याशी सीट छोड़ के बीजेपी चले गए, और वो थी इंदौर के अक्षय कांति बम। उनसे जब वजह पूछी गई तो 307 ये वो तमाम चीजें थी, लेकिन एक बात बहुत मजबूती से वो कहते रहे कि बड़े नेता इंदौर एयरपोर्ट पे 2 घंटे बैठे रहे, लेकिन मेरे लिए 15 मिनट की रैली नहीं कर पाए। तो ये जब वो बात कहते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई बड़े नेता रैली करना नहीं चाह रहे थे, वक्त नहीं दे पाए, शेड्यूल तय नहीं हो पाया, या इंदौर सीट पर आप मान के चल रहे थे कि अक्षय कांति बम ही जीतेंगे, रैली की जरूरत नहीं? नहीं, देखिए, ये तो एक जब आदमी छोड़ के जाता है ना सर, ये वही मैं फिर कहूंगा कि जब कारपोरेट में आपके यहाँ से भी कोई आदमी जब छोड़ के जाता है ना, तो जिस दिन छोड़ के जाएगा उस दिन वो सारी कमियां आपके यहाँ की गिना देगा। वो कहेगा कि हमारे यहाँ ठीक ठाक काम नहीं था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, मेरे साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं था, वो सारी बातें हो जाएगी। तो इसी तरीके का यहाँ भी हुआ है। वापसी करनी पड़ती है, सबके साथ अच्छे टर्न रखने चाहिए। रात इंदौरी साहब का शेर भी आपको पता होगा। जब वो करेंगे ना, तब फिर वो कह देंगे कि वो मेरी मती मारी गई थी उस दिन। बस नेताओं के लिए तो ये चीज हो गई है ना। देखिए, सवाल ये है सर कि कोई भी, मैं इसमें बड़ा सीरियस, क्योंकि मैं खुद भी ग्रास रूट पे काम करता रहता हूँ, कैंपेन में जाता रहता हूँ। कोई भी बड़ा नेता अचानक कैंपेन उसकी नहीं करा पा सकते। आपको पब्लिक मास लाना, इतनी भीड़ इकट्ठी करना, लोगों तक उतना संदेश पहुंचाना, ये रिमोट से नहीं है। कोई डिजिटल जूम मीटिंग थोड़ी होता है सर कि किसी को भी 5-50 को जोड़ लो और बैठा के और काम शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पूरी व्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग करनी पड़ती है अपने कार्यकर्ताओं। तो इंदौर में क्या भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी अकेले अक्षय कांति बम के कांधों पर थी, या इंदौर कांग्रेस संगठन के हाथों में थी? और क्या वहां भीड़ नहीं जुटी, इसीलिए बड़े नेता वहां रैली नहीं कर पाए? सर, भीड़ तो हमेशा जुटी है। नोटा में हम लोग नंबर बनाने वाले हैं, ये तो हमारे संगठन में ताकत रही। जब तक वो उनको टिकट मिली, जब तक उनको कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं पकड़ा, रमेश मेंदोला जी ने नहीं पकड़ा, तब तक उनके लिए कांग्रेस भगवान थी, कांग्रेस पार्टी वहां के समान थी। जैसे ही उनने उनको पकड़ा, वहां ले गए, फिर उसके बाद में जो जो उन्होंने बोला, जैसा उन्होंने कहा, वैसा वो करते गए। उनके पार्टी ज्वाइन करने से पहले 3 दिन पहले वो हमारे मंच पे थे, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। मैं इंदौर में था और वहीं गांधी हॉल के सामने हमने मंच लगाया था, वहां बैठे थे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे, और वहां अक्षय भैया जिंदाबाद के नारे बहुत लग रहे थे। उतना ही मैं भी हैरान हुआ था जब ये सब हो गया था। खैर, अमृत, सवाल आपका। जी, एक अहम सवाल त्रिवेदी जी आपसे। केदार सिरोही जी ने कहा कि चलिए लोग जाते हैं तो कमियां गिना देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि डूबते हुए जहाज के साथ या नाव के साथ कोई रहना नहीं चाहता। तो क्या कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले कि स्थिति ज्यादा मजबूत बीजेपी की है, उधर चलते उधर कुछ फ्यूचर बेहतर हो? कांग्रेस पार्टी की जो अपनी आंतरिक राजनीति है, जो उनका अपना आंतरिक लोकतंत्र है, उसकी जो व्यवस्था है पार्टी की, उस व्यवस्था का ही एक ऐसा दुष्परिणाम है कि जो पार्टी के बड़े नेता है, आला कमान है,
उनका अपने पार्टी के नेताओं के साथ निरंतर संवाद जो होना चाहिए उसमें भारी कमी रही है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की तो बात ही नहीं है। जो उम्मीदवार रहे, जो पार्टी के पदाधिकारी है, जो पार्टी के नेता है, उनका ही अपने आला कमान के साथ संवाद नहीं है। तो वो जो एक कसमसाहट है, जो जमीनी तौर पर मजबूती से काम करके अपना ग्राफ बढ़ाते हैं, अपना कद बढ़ाते हैं, अपना किरदार बढ़ाते हैं, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि उन्होंने जो भी कुछ एक पूंजी पाई है जनता के समर्थन की, वो जाया नहीं जाना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। इसीलिए उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके वो अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं, उनके साथ जो जन समर्थन है उसके साथ वो न्याय कर सकते हैं। इसलिए जो मजबूत नेता थे जमीनी तौर पर, जो वो नेता जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। जी प्रेम व्यास जी, एक बड़ा सवाल ये है सर, आप तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, क्या जरूरत थी कि सियासत में वो एक्सपेरिमेंट किए जाएं जिससे हेडलाइन बने और लोग बाद में भी सवाल पूछे? आखिर वक्त पर आपने कैंडिडेट को अपने खेमे में शामिल करा दिया, नैतिकता के आधार पर कई सवाल खड़े हुए सर। आप तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, एग्जिट पोल भी अभी सामने आए, इसमें भी आपके जो सितारे हैं वो बुलंदियों पर है, तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या जरूरत थी सर? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा दुआ है कि शरणागत कहूँ जेत अजित निज अनित अनुमानी तेनर पावर पापमय तीनही विलोक कथानी। अब जो शरण में आया है निश्चित रूप से उसको स्थान देना है। आप देखिए पूरे भारत का परिदृश्य देखिए सर। ठीक है, आप अपनी बात रखें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो शरण में आया, सर आपने तो इसके लिए मुहिम चलाई ना सर, कि आप आ जाओ, आपने तो शिविर खोल रखे थे। देखिए, निश्चित रूप से जब आने वालों की संख्या 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख के रूप में होगी, तब उनका पूरा डाटा प्रदत्त करना, ताकि कांग्रेस के मित्र जब प्रश्न करें तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, कौन व्यक्ति कहां से कैसे आया है। और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, 51 से लेकर 68 के बीच में लगभग 520 विधायक जो है अन्यत्र दलों से कांग्रेस में टूट के गए थे, जब सब कुछ लोकतांत्रिक था। लेकिन जब 10 विधायक, ठीक है, यही समस्या ना, इसीलिए तो खड़गे जी ने आपको आने से मना करा था। अब आप आकर सुन लीजिए, जब 210 विधायक जो है अन्यत्र दलों में गए, तब जाके जो है यशवंत चौहान जी के नेतृत्व में दल बदल समिति का निर्माण हो गया। आप देखिए, अभी पूर्व में 10 सालों में लगभग 400 से ज्यादा जो है विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दामन थामा है। इंदौर की अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो यही कांति बम, अक्षय कांति बम ने दशहरा मैदान के सामने कार्यालय खोल लिया था, भोजन भंडारे चालू कर दिए थे, लोगों से मिलना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जो है टिकट अंतिम क्षणों में, जो इनका स्टेटमेंट था कांग्रेसियों का कि राजा साहब ने टिकट राजा जी को बेच दिया। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में पुनः जो इनका नाम प्रसारित करना, इनका पार्षदों के लिए जो बैठक लेना और बैठकों से बड़े नेताओं का, पार्षदों का और जितने भी इनके समन्वयक थे उनका नकारा रवैया, उसके बाद में अक्षय कांति बम का बाहर आना और अपने ही कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पे उंगली उठाना कि कांग्रेस में टिकट बेच दिए जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इंदौर के देवेंद्र सिंह जी यादव ने यह स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया है। मिश्रा जी जो है, के मिश्रा जी, उन्होंने कहा हमको तो पता था 15 दिन से जाने वाला है और इसीलिए हमने इसके आसपास कार्यकर्ता खड़े करे थे। अब आप अगर एक ऐसा कार्य अपना नेता इंदौर की जनता को नहीं दे पाते हैं जो आपके झंडा बुलंद करते हुए लड़े, तो यह भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। ठीक है, ये चर्चा इंदौर सेंट्रिक ना रह जाए, क्योंकि उसके अलावा 39 सीटें और हैं। मैं जरा उस पर आता हूं प्रेम व्यास जी, मैं केदार जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नीलेश बहुत देर से साइलेंट बैठे और साइलेंट जो बैठता है फिर वो चीजें पलट देता है। मैं तो यही मानता हूं, साइलेंट वोटर की भी अगर आप बात करेंगे तो नीलेश को ज्यादा देर साइलेंट नहीं बैठने देंगे, वायलेंट भी नहीं होने देंगे। नीलेश, आपसे मेरा सवाल यह है कि हमने देखा इस चुनाव से पहले जो बीजेपी ने पूरा एक कैंपेन चलाया कि कांग्रेसी अगर बीजेपी में आए तो स्वागत है, आइए बीजेपी में आ जाइए, उसका कितना असर पड़ा वोटिंग पर, वोटर्स के जहन पर, उनके मन मस्तिष्क पर? क्योंकि एक अगर आप नाम, मैं सिर्फ एक ही नाम अगर ले लूं तो चिंतामणि महाराज उठकर कांग्रेस से बीजेपी में आए, बाद में वो सरगुजा चुनाव लड़े तो कभी कांग्रेस के थे। तो इन चीजों का कितना असर पड़ा कि कांग्रेसी एक एक करके बीजेपी में जा रहे हैं, इसका वोटिंग के दिन कितना असर पड़ा? देखिए, जो वोटिंग के दिन का बात करें आसिफ, तो किसी भी दल का, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला हो या किसी भी दूसरे दल का व्यक्ति कहीं और जा रहा हो, तो उसका असर जो है जनता के बीच में, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश का हो सकता है कि सिचुएशन अलग रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में वो असर नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस को जो अपना नुकसान हुआ वो ये नुकसान हुआ कि मान लीजिए कोई बड़ा नेता या कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अगर चुनाव के समय में वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है,
तो उसका नुकसान ये हुआ कि उसके अपने परिवार के वोट, चूंकि अगर मान लीजिए मैं कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं और मैं चुनाव में कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देता हूं, मैं वोट तो कांग्रेस को ही दूंगा, लेकिन जब मैं बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया तो मेरा अपना वोट और उसके साथ साथ मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, हो सकता है मेरे माँ बाप का, क्योंकि कम से कम मैं दूसरे लोगों पर असर डालू ना डालू, लेकिन अपने परिवार के 4-5 लोगों को तो असर में ला लूंगा कि वोट किसको देना है। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना, और खासकर बूथ स्तर पर काम करने वाला संख्या, चूंकि कांग्रेस अभी काफी कमजोर है बूथ स्तर पर बात करें, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नए जुड़ नहीं रहे कांग्रेस के साथ, ऐसे में चुनाव के ऐन मौके पर एकाएक बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का बीजेपी ज्वाइन कर लेना जो है, उनमें आम पब्लिक जो है उधर तो असर भले ज्यादा ना पड़ा हो, लेकिन खुद कांग्रेसी जो है इससे टूट गए, और काम जो बूथ स्तर पर जो लेकर आना होता है मतदाताओं को अपने पक्ष में, उस पर बहुत नुकसान इनको हुआ कई सीटों पर, जो देखने को मिला चुनाव के दौरान। जी तो बीजेपी का स्ट्रेटजी भी यही थी कि आप जितने से ज्यादा माइक्रो लेवल के कांग्रेसी भी आ रहे हैं, बड़े नेता तो अपनी जगह है, अगर माइक्रो लेवल के कांग्रेसी भी आ रहे हैं तो भी उनको अपने आप ज्वाइन करा लो, क्योंकि एक उनका वोट और उनके परिवार का 4 वोट तो बिल्कुल बीजेपी में आ जाएगा, जो बीजेपी का वोट नहीं था, तो इसका एक फायदा बीजेपी को मिला। आसिफ। बिल्कुल। केदार सिरोही जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बीजेपी चुनाव को काफी सीरियसली ले रही है, सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर बूथ लेवल, और घर घर में अपने सदस्य बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम स्टार प्रचारक जो है वो चुनावी मैदान में है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं की नाराजगी सामने आती है, टिकट बंटवारे में आप आखिर वक्त तक नाम सेलेक्ट करते हैं। इस बीच चुनाव से पहले अगर हम थोड़ा जाएं तो कमलनाथ को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अगर बीजेपी होती तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में आप ऐसी बात करते तो या तो वो चले जाते या फिर वो खंडन कर देते। क्या वजह है जिन वजहों से टिकट बंटवारे में देरी होती है, या कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो खुलकर सामने नहीं आते? कहीं ना कहीं एक रफ्तार जो है बीजेपी से आप मुकाबला कर रहे हैं और आपकी कब नजर आती? एक डूबते जहाज की बात की। देखिए, कांग्रेस जो है वो कभी डूबता जहाज नहीं है, वो फाइटिंग बोट है जो समुद्र की लहरों से लड़ने वाली है ना, वो कभी भी डूबने वाले उसमें नहीं आएगी। हम लहरों से टकराते रहेंगे, समय ऊपर नीचे आता जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर राफ्टिंग बोट की तरह हम लोग हैं, डूबेंगे नहीं, अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। अब जो दूसरा सवाल एक इसमें ब्यास जी का भी है, ब्यास जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई अब तो रिजल्ट आने के दिन आ गए हैं, अब तो बता दो कितने कांग्रेसी आए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख? अरे भाई, कोई तो आंकड़ा आया होगा। आपकी तो वो रियल टाइम वाली पार्टी है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर है, ये आंकड़ा अभी तक आप लोगों ने नहीं अच्छा, ये व्यास जी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे उससे पहले पूछ रहा हूं, केदार जी आपने क्या हिसाब लगाया, आपके कितने गए? क्योंकि जितने आपके गए उतने वहीं आए, तो आपके कितने गए? हमारे तो 500-100 गए सर। अच्छा, पर 500 गए हैं? 500 गए। ये कौन सा गुणा गणित है कि 500 इतने मल्टीप्लाई हो गए कि वो जाके 2-2.5 लाख हो गए? व्यास जी बताइए कितने आए हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बकायदा इसके लिए। पूरा दे लूं सर? मैं बताता हूँ ना आपको, 30,000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट और नाम प्रदर्शित जो है छिंदवाड़ा के समय पर वहां के शुक्ला जी ने करी थी, और बकायदा एक एक का डाटा दिया था। उसके पूर्व में अभी 3 विधायक अभी। अच्छा, एक बात बताइए व्यास साहब, ये जो 30,000 के आप बता रहे हैं, ये कहीं वो वाली लिस्ट तो नहीं है जिसमें विक्रम हाके का नाम भी था और फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और हो गया था, फिर एक मैडम भी थी, वो भी कहने लगी कि हमको तो पता ही नहीं था? नहीं। हाँ। किसी नेता की नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं की लिस्ट अच्छा। थी। इतने कार्यकर्ता मेरे साथ में जुड़कर जा रहे हैं, नेताओं की नहीं थी। नेताओं की लिस्ट तो उसके पश्चात बता रहा हूं ना मैं। अभी जब 3 विधायक छोड़ के आए तो कांग्रेस जो है चिल्लाने का कार्य कर रही है कि वो विधायकों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी लेकिन बीजेपी का दामन छोड़ दिया। तब मैंने प्रश्न करा है कि आपने क्या विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया है कि इन विधायकों ने जो है बीजेपी का दामन जोड़ लिया, या आपके नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को उठाया? लेकिन नहीं, धरातल पर आकर कांग्रेस शून्य हो जाती है। यहाँ प्रवक्ता जरूर इस विषय में बात करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कार्य किया है सुन लीजिए ना सिराज जी। उसके बाद में मैं जीतू पटवारी जी तो स्वयं कह रहे थे जब इनके लोग टूट रहे थे कि हमने जो पूर्व से उनके निष्कासन के लेटर बना के रखे। अब सिरोही जी बता दें कि कितने निष्कासन के लेटर बचे हुए हैं और कितने लोग जाने वाले, और पूर्व में कितने निष्कासन के लेटर जो माननीय जीतू पटवारी जी ने दिए हैं, ये मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा था। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जनता को बरगलाने के लिए लगभग 20 से 25 मार्च के बीच में कि हम जो है राम यात्रा निकालने वाले, जो कि राम हमारे भी है
आज तक वो यात्रा नहीं निकली। तो ये जो कहना अलग और करना अलग, यही पूरे प्रदेश में अगर नरेंद्र मोदी जी लगभग 206 रैलियां करते हैं, 23 जो है रोड शो करते हैं, 82 इंटरव्यू करते हैं, और वहीं राहुल गांधी जी इससे आधे लगभग 106 रैलियां करते हैं। हम जो है 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का कार्य करते हैं। अरे ये सही है आपका प्रेम व्यास जी, राहुल गांधी रैली करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। वो अगर रैली करते तो आप कहते हैं कि और करिए, हमको तो फायदा होता है इससे, बीजेपी के लिए रैली करते हैं, और जब नहीं कर रहे हैं तो आप ही सवाल उठा रहे हैं। इस पर बाद में आऊंगा मैं प्रेम जी आपके पास। प्रकाश सर मैं आपके पास आ रहा हूं।